तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब लोड पे था तब वाला केस हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इस वाले वीडियो में क्या है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, जब हम सेकेंडरी सप्लाई को, सेकेंडरी साइड को ओपन सर्किट कर देते हैं तब क्या होता है। देखिए, इस कंडीशन में आपको कुछ इफेक्ट्स होंगे। जो पहला इफेक्ट चीज़ देखने को मिलेगा वह यह कि नो लोड होने की वजह से कोई भी फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक नहीं करेगा। सेकंड थिंग कि यहाँ पे किसी तरह का लीकेज फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। थर्ड थिंग कि यहाँ पे जब आप सप्लाई से कनेक्ट करोगे जो करंट आएगा वो बहुत ही कम करंट होगा बिकॉज ऑफ नो लोड, इस वजह से इसको हम कहते हैं नो लोड करंट। इस फोर्थ थिंग कि इसके अंदर आपका कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों होंगे, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होंगे। चूँकि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, वाइंडिंग की हुई है, करंट की सप्लाई जब आ रही है तो यहाँ पे कॉपर लॉस होगी, बट लोड नहीं होने की वजह से बहुत ही कम अमाउंट में होगा। उसी तरीके से जो कोर है उसमें भी करंट गुजर रहा होगा, बहुत ही कम करंट, उसकी वजह से एक नो लोड एक आयरन लॉस क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद है एक डेटा कि इनपुट पावर कितना होगा। इनपुट पावर आपका होगा जो सप्लाई वोल्टेज है V1 इंटू सप्लाई करंट जो आ रहा है नो लोड करंट I0 इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट। ठीक है, ये आपका इनपुट पावर हो जाएगा। यहाँ पे आपको और दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक होता है वर्किंग करंट और एक होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसको IW और IM से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फेजर डायग्राम में भी बताया गया। पहले आप ये समझ लीजिए IW करंट जो होता है वो क्या होता है। जो आप अप्लाइड किए हो वोल्टेज V1, इसके वजह से आपका जो करंट क्रिएट होता है जो उसी फेज में रहता है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था ना इन फेज और आउट ऑफ फेज, तो इन फेज जो V1 के साथ इन फेज में जो करंट होता है उसको वर्किंग करंट कहते हैं या एक्टिव वर्किंग करंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका वैल्यू होता है नो लोड करंट इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट। ठीक है, इसके बाद एक और करंट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि ये इंडक्टिव कॉइल में लिंक करता है, जो कि आपका सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। चूँकि वो प्योर इंडक्टिव होता है इस वजह से करंट और इस वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया, जिसका वैल्यू होता है I0 इंटू साइन ऑफ फाई नॉट। ठीक है, इसके बाद वाला केस होता है हमारा I0 जो कि नो लोड करंट होता है, जो कि इन दोनों का फेजर सम होता है। फेजर सम का निकालने का तरीका होता है I0 इक्वल टू रूट अंडर IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर। फेजर डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि अगर हम लोगों ने रेफरेंस मान रखा है फाई को, तो उसके रिस्पेक्ट में V1 हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब V1 के फेज में ही वर्किंग करंट होता है, इसलिए IW इसी के फेज में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कम शो कर देंगे। और जो IM मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कॉइल के अंदर हो रहा है, जो कि V1 से 90 डिग्री लैग करता है, तो 90 डिग्री यहाँ पर हम देख सकते हैं 90 डिग्री लैग करता हुआ रिप्रेजेंट कर दिए। और मैग्नेटाइजिंग करंट का दूसरा तरीके से आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वही मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड आप कम दिखा दोगे। इन दोनों का वेक्टर सम I0 है, जो कि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया फेजर डायग्राम के अंदर। ठीक है, I0 पावर फैक्टर जो होता है वह आप यहाँ से बता सकते हैं कि IW डिवाइडेड बाई I0 होता है। क्लियर, ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जब लोड कनेक्ट नहीं किए हुए हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का केस में। आइडियल ट्रांसफार्मर को जो लोड पर रखते हैं तब क्या मिलता है हमको। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पहली चीज़ तो ये समझ लो आप कि आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का कोई भी लिंकेज नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल एक डायग्राम दिखा दी जहाँ पे ये बताया जा रहा है, किसी भी सिंपल एक शॉर्ट सर्किट बनाया गया जिससे कि ये बताया जा रहा है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वाला पार्ट नहीं है। ठीक, तो ये सिंबल हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का बना दिया। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, जो करंट का वैल्यू I2 है जो हमें यहाँ पे मिल रहा होता है, उसका वैल्यू E2 डिवाइडेड बाई ZL होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा EMF है उसको अगर हम रेजिस्टेंस या फिर इम्पिडेंस से डिवाइड कर दें वही आपका सेकेंडरी करंट कहलाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो E2 और V2 दो चीज़ लिखे हुए हैं, बट आइडियल केस के अंदर E2 ही V2 के इक्वल होता है, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर कोई रेजिस्टेंस होता तो वो ड्रॉप करवा करके V2 वैल्यू देता है, बट यहाँ पर चाहे आप E2 लिख लो या V2 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड थिंग इसमें एक है इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसके जो टर्न्स रेशियो होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं N1 I1 इक्वल टू N2 I2, वह दोनों आपस में इक्वल होता है प्राइमरी के केस में
और सेकेंडरी के केस में दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम आप यहाँ पे देख ले सकते हो कि फाई को हम लोगों ने क्या रखा है, रेफरेंस रखा है, उसके रेस्पेक्ट में V1 जो होता है 90 डिग्री लीड करेगा। अगर 5 बोलेंगे तो लैग कर रहा है क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है, और अगर V1 की बात करेंगे तो V1 लीड कर रहा है। ठीक है, और V1 के अपोजिट में V2 रिप्रेजेंट किया गया है बिकॉज V1 और V2 दोनों आपस में कैसा है, अपोजिट है। ठीक, ये अपोजिट होता है क्योंकि यहाँ से सप्लाई देते हैं और लोड पे मिलता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करता है काउज ऑफ जनरेशन बिकॉज ऑफ फ्लेंज लॉ। ठीक है, इसका भी नोट्स मैंने यहाँ पे दे दिया है रीजन के साथ। तो ये जो हो गया V1 और V2 आपस में अपोजिट हो गए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और V1 से हमें ये जानने को मिलेगा, जो I2 है वह 90 डिग्री वैसे तो होना चाहिए था इसको लैग I2 को, बट 90 डिग्री लैग नहीं करके वह 52 डिग्री को लैग करता है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट को हम लोगों ने केस नहीं पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा हुआ है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का भी पार्ट है। ठीक है, और ये कुछ एंगल के साथ वो बनेगा I52, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर 52 एंगल रिप्रेजेंट किया है। जब I2 को केस वाले पार्ट आएगा तो I2 किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तो इंडक्टिव लोड के साथ केवल इंटरेक्ट हो रहा है, जो कि 52 डिग्री के साथ लैग कर रहा है। ठीक, यहाँ पे लैग करता हुआ बता दिया हमने। तो ये जो I2 हो गया यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसी तरीके से V1 से I1 लैग करेगा कितना, 51 डिग्री। ये फेजर डायग्राम में ये चीज़ें बताए जा रहे हैं। ठीक है, टर्न्स रेशियो आपने देख लिया। तो ये कंडीशन होता है आइडियल ट्रांसफार्मर का जब उसके साथ लोड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये कुछ फेजर डायग्राम्स के पैरामीटर से कौन कैसे आया इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर को लोड पे डालकर देख लिया, और अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को नो लोड वाला कंडीशन पढ़ लिया था, अब लोड वाले कंडीशन में पढ़ते हैं। तो लोड वाले कंडीशन में मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका जो फ्लक्स होगा यहाँ से यहाँ तक लिंक करना शुरू कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है आपको समझना। देखिए, बेसिक सा चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें तो आपको याद रखने हैं कि I0 होता है वर्किंग नो लोड करंट, इसकी वजह से आपका एक वर्किंग करंट आता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट आता है। खैर वो चीज़ तो पार्ट है ही। और सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे टर्न्स रेशियो के बारे में याद रखना कि N1, जैसे यहाँ पे इस N1 के साथ I1 आ रहा, बट I1 I2 के रेस्पेक्ट में कितना है वह वैल्यू आपको जब I1 वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है तब बताया जाता है। तो क्या है वैल्यू हमें अभी नहीं पता होता है, इसलिए I2 डैश मान लेते हैं, इक्वल टू इंटू I2 होता है। ठीक है ना, ये I2 डैश फिर से मैं बता दूँ, यह काउंटर एक्ट करने वाला करंट को कहा जाता है, बिकॉज ये लेंज लॉ के वजह से जो आप प्रोड्यूस करते हो उसी को अपोज करता है। तो ये जो प्रोड्यूस किए हैं E2, इसकी वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा वह फिर अपोज करेगा इसको, और इस अपोज कर देगा तो फिर हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स तो कुछ लोड को मिलेगा नहीं। इसीलिए काउंटर एक्ट करने के लिए हम एक्स्ट्रा I2 करंट लगाते हैं, जितना यहाँ पे अफेक्ट करता है प्राइमरी को, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम लोग वापस से एक प्राइमरी में I2 डैश यानी कि I2 करंट को डीमैग्नेटाइज करने वाला करंट लगाते हैं। तो I2 डैश इंटू N1 इधर का हो गया, टर्न्स रेशियो इक्वल टू इंटू I2 इधर का हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे I2 डैश है। आई होप कि I2 डैश क्या आप समझ चुके होंगे। I2 डैश है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वो काउंटर एक्ट करने का करंट है जो कि सेकेंडरी से प्राइमरी में आने वाले मैग्नेटाइजिंग करंट को डीमैग्नेटाइज करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका हम लोग ये देख लेते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे फाई हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया, V1 उसके साथ 90 डिग्री लीड कर रहा है, या फाई बोले तो लैग कर रहा है। अब सेकंड थिंग कि V1 के अपोज में V2 होगा जो कि E2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी टर्न्स रेशियो कितना है, 1 के बराबर है। तो E2 इक्वल टू V2 हो गया। तो V1 के अपोज में V2 हो गया, और V2 के साथ I2 जो हो 52 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, और I2 के अपोज में ही कौन सा है काउंटर एक्ट करने वाला करंट, I2 डैश, तो इसके बिल्कुल अपोज में दिखा दिया हम लोगों ने, I2 डैश हो गया। I0 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे जो नो लोड करंट आएगा, ये एक्चुअली हम लोगों ने लोड पे लिया हुआ है, लेकिन लोड पे लेने का मतलब ये है कि एक नो लोड करंट जब नो लोड पे था तब वाला करंट, और K इंटू I2 यानी टर्न्स रेशियो इंटू I2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो वह लोड पे आने वाले करंट का इफेक्ट।
ये दोनों मिल करके आपको I1 देता है। तो यहाँ पे नो लोड करंट का भी इफेक्ट है ना, तो वो नो लोड करंट को हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया कि भाई अगर नो लोड पे होता है तो उसका इफेक्ट ये होता है, जो हम लोगों ने नो लोड वाले कंडीशन में देख लिया था। अब इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो वही हमारा रिजल्टेंट करंट मिल जाएगा, ठीक है, I1। तो ये वेक्टर सम कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। ट्रांसफार्मर के लॉस के बारे में हम लोगों ने पहले से बात किया हुआ था। ट्रांसफार्मर के दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस को ही आयरन लॉस बोलते हैं। इसको हम लोगों ने BH मैग्नेटाइजिंग कर्व में भी बताया था, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस, एक एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला होता है KHF/BM⁻1.6 वाट पर मीटर क्यूब, और एडी करंट का होता है KEF²/BM², ठीक है। उसके बाद T² वाट पर मीटर क्यूब। यहाँ पे KH है हिस्टेरिसिस कांस्टेंट, AF है फ्रीक्वेंसी, BM है वॉल्टेज कांस्टेंट बोला जाता है उससे, एस्टिमेट्स कांस्टेंट्स, और उसके जो जिसका वैल्यू होता है 1.6, और BM को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो कांस्टेंट होता है एस्टिमेट्स कांस्टेंट बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है 1.6, ठीक है। उसी तरीके से नीचे वाले में भी सेम आपको KE हो गया एडी करंट का कोफिशिएंट, और F हो गया फ्रीक्वेंसी, BM मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम, और T हो गया थिकनेस, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कॉपर लॉस। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि आपका जो साइकिल बनाता है जब आप सप्लाई देते हो किसी भी मशीन को, तो वह टाइम टू टाइम वह उसका मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होते जाता है, जिसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। सेम कर्व पे नहीं आता है वापस से जब डीमैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एडी करंट लॉस क्या होता है कि जब आप करंट का इफेक्ट किसी कोर में देते हो तो हीट जनरेट करता है, और ड्यू टू एडी करंट लॉस, ठीक है। इसका कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस का काम सेम है कि जब आप कॉपर की वाइंडिंग करते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही करते हो, तो उसमें करंट गुजरता है, कॉपर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वह हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। इस वजह से कॉपर लॉस को दोनों वाइंडिंग में रिप्रेजेंट किया जाता है, I1² × R1, जो R1 वाले केस में करंट गुजरता है वह, और R2 यानी सेकेंडरी साइड वाले में जो करंट गुजरता है I2 उसका स्क्वायर। तो ये हम सम कर देते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल कॉपर लॉस, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल लॉस की बात करें तो वह आयरन और कॉपर दोनों लॉस के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। कांस्टेंट लॉस आयरन लॉस को बोलते हैं, क्योंकि जब एक बार मशीन बन जाती है तो उसका अंदर जो हिस्टेरिसिस है और एडी करंट लॉस है वह तो कांस्टेंट रहेगा। और वेरिएबल लॉस कौन सा होगा, कॉपर लॉस। कॉपर की बाइंडिंग कितनी की गई है, कितने टन्स की लगाई गई है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर वेरी करता है, इस वजह से उसको वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये वाले पार्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।